Hello students, welcome to our YouTube channel NEET and JEE World, and today we are going to discuss chapter cell of class 9th। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था सेल के बारे में, सेल क्या होता है, सेल के नंबर ऑफ जो सेल्स होती हैं वो सब में अलग होती हैं, क्या क्या चीजें होती है वो हमने सब पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं आगे की सेल जो है, हम चैप्टर को बोलते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है? क्योंकि क्योंकि ये जितने भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, लाइफ मतलब लिविंग, ठीक है, जितने भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है एक सेल वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब लिविंग लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और क्या, रिप्रोडक्शन। ये सारी चीजें क्या है, ये सब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। और एक सेल ये सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है, रिप्रोडक्शन। अब लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पर छोड़ा था कि हाउ, क्वेश्चन क्या था कि हाउ डज द सेल परफॉर्म परफॉर्म द बेसिक फंक्शन। ये सारे जो बेसिक फंक्शंस हैं वो सेल कैसे परफॉर्म करती है, ठीक है। तो देखो, एक सेल किससे मिलकर बनी होती है, मैं एक सेल बना रहा हूँ, ठीक है। एक सेल है, ये सेल है। सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर के अंदर हमारे घर के अंदर बहुत सारे आदमी होते हैं ना, मतलब फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। या ऐसे समझो, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। हार्ट का अलग फंक्शन है, किडनी का अलग फंक्शन है। ऐसे ही एक सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं और स्पेसिफिक पार्ट्स का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इन स्पेसिफिक पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम, सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं इन्हें, सेल ऑर्गेनल्स। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, each cell each each cell has got certain specific component within within it known as cell organelles, known as cell organelle, cell organelles, ठीक है। ऐसे ही मतलब सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं और स्पेसिफिक पार्ट्स का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो उन स्पेसिफिक फंक्शन होने की वजह से, अलग अलग फंक्शन होने की वजह से इनको बोल देते हैं सेल ऑर्गेनेली। सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेली। और ईच सेल ऑर्गेनल ईच सेल ऑर्गेनेली हैव स्पेसिफिक फंक्शन, हैव स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। और ये स्पेसिफिक फंक्शन और ये सारी सेल ऑर्गेनल्स मिलकर क्या बनाती हैं, ऑल सेल ऑर्गेनल्स, ऑल सेल ऑर्गेनली टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट ए सेल। ये सारी ऑर्गेनली मिलकर क्या बनाती है, एक सेल बनाती है, ठीक है। और हर एक सेल ऑर्गेनली का स्पेसिफिक फंक्शन होता है और इन्हीं सेल ऑर्गेनली की वजह से ये जो बेसिक फंक्शंस है ना वो एक सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं, ठीक है। ए सेल इज एबल टू लाइव, a cell is able to live and perform the basic function because of these organelles, these organelle। एक सेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं और उन कंपार्टमेंट्स का डिफरेंट फंक्शन होता है। एक कंपार्टमेंट का हर हर किसी कंपार्टमेंट का स्पेसिफिक फंक्शन होता है और स्पेसिफिक फंक्शन होने की वजह से वो अलग अलग हैं सब, ठीक है। और सब मिलकर क्या बनाती है, एक सेल बनाती है। सेल के अंदर बेसिक फंक्शन को परफॉर्म कर पाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई तुम्हें? अब आगे हम देखते हैं कि जो क्या, कि एक सेल के अंदर जो मेन चीजें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, तीन चीजें होती हैं मेन, थ्री फीचर्स
इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, हर एक सेल में होते हैं ऑलमोस्ट एवरी सेल, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो फंजाई हो, कुछ भी हो, एवरी सेल। क्या क्या? पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। और थर्ड बोल सकते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक। तो हम एक एक चीज करके पढ़ेंगे हम। पहली हेडिंग डालो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे हम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके मिलकर बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड, ठीक है, और प्लस कार्बोहाइड्रेट। ज्यादातर पार्ट किसका होता है? प्रोटीन का, 52% प्रोटीन, 40% लिपिड, और लगभग 7 to 8% होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए ज्यादातर पार्ट किसका बना होता है? प्रोटीन और लिपिड का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी मिलकर बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है? देखो, ये क्या है? ये एक सेल है, ठीक। तो सेल की जो आउटरमोस्ट कवरिंग है उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, और ये इस पार्ट को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो, तो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग, इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। ये आउटरमोस्ट कवरिंग है सेल की, और जो क्या करती है? इट इज द जो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट के कंटेंट को क्या करती है? सेपरेट। यहाँ एक्सटर्नल है सेल का, और ये सेल का इंटरनल है, इन दोनों का करती है? सेपरेट करती है। इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल that separate the content of the cell, the content of the cell from the external environment, from the external environment, external environment, ठीक। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? कि ये हर किसी को अलाउ नहीं करती मूवमेंट, इसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हर किसी का मूवमेंट नहीं हो सकता। तो सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब है कुछ पार्टिकल्स को ये अलाउ करती है और कुछ पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करती है, कुछ पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती। किन पार्टिकल्स को अलाउ करती है? अलाउ ओनली स्मॉल पार्टिकल्स लाइक सोलवेंट। और सोलवेंट सोल्यूट क्या होता है अगर नहीं पता तो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल है, और ये क्या करती है? कुछ पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है, ठीक है, सारे पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती। थर्ड फंक्शन क्या है इसका? थर्ड फंक्शन क्या होता है? थर्ड फंक्शन होता है इसका कि थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब हमें पहले समझना पड़ेगा कि गैसेस एक्सचेंज होती है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कैस किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो हम पहले समझेंगे कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन हम बोलते हैं द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, spontaneous movement of substance from a region of high concentration to lower concentration. It means
इसका क्या मतलब है? फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, देखो इसका मतलब होता है कि अगर कि जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर ये सेपरेट है किसी भी चीज से, ठीक है, और यहाँ पर ये समझ लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट है, और यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है किसी भी चीज की, मतलब यहाँ पर जो अमाउंट है किसी चीज का वो ज्यादा है, हाई अमाउंट है। हाई कंसंट्रेशन मतलब अभी हाई अमाउंट समझ लो, ठीक है, हाई अमाउंट। और यहाँ पर कैसा है? लो अमाउंट। तो लो अमाउंट तो क्या होता है? वही सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो, वो चाहे लिक्विड हो सकता है, चाहे वो गैस हो सकता है, और चाहे सॉलिड हो सकता है। तो जब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करता है कोई भी सब्सटेंस, तो उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को कोई भी सब्सटेंस मूव करता है विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एनर्जी। जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, कोई एनर्जी भी ज्यादा यूज नहीं होगी। जब एनर्जी का यूज नहीं होता है तो कोई भी सब्सटेंस हाई हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब इतना समझ में आ गया डिफ्यूजन क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसका बात का मतलब क्या है? जैसे ये सेल है, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, गैसेस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब एक चीज बात समझो आप, ठीक, क्या कि गैसेस एक्सचेंज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इस बात को मत ऐसे समझो, जैसे सेल क्या करती है? रेस्पिरेशन करेगी। भाई जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक फंक्शन है, वो सारे एक सेल परफॉर्म करती है। तो सेल क्या भी करती है? रेस्पिरेशन भी करती है। ठीक है, तो सेल के अंदर जब सेल रेस्पिरेशन करेगी तो सेल क्या लेगी? O2 लेगी, ऑटो लेगी, और CO2 क्या करेगी? रिमूव करेगी। CO2 क्या करेगी? रिमूव करेगी। अब O2 और CO2 रिमूव जो मतलब CO2 का लेना और CO2 का छोड़ना कैसे एक्सचेंज हो रहा है? ठीक है, एक चीज याद रखना, डिफ्यूजन में जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैसेस में। ठीक है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और सॉलिड में ना के बराबर होता है। ठीक है, सॉलिड में ना के बराबर होता है, लेकिन सॉलिड में भी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है सेल के अंदर, तो ज्यादा CO2 की कंसेंट्रेशन, CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, और बाहर सेल के बाहर कैसी होती है? CO2 की कंसेंट्रेशन कैसी होती है? कम। तो CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा कहाँ है? सेल के अंदर। तो सेल्स के अंदर से बाहर जाने की का जो प्रोसेस है, और यहाँ पर कोई एनर्जी भी यूज नहीं होती, तो इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ऐसे ही O2 की कंसेंट्रेशन कहाँ पर होती है? O2 की कंसेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होती है और सेल के अंदर कम होती है। तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक टर्म आता है ओस्मोसिस। क्या टर्म आता है? ओस्मोसिस। तो अब हम ओस्मोसिस को पढ़ेंगे, क्या है और ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ ओस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। देखो ओस्मोसिस की ना, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस की अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। मैं कोशिश करूंगा कि ओस्मोसिस का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाए। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो तुम्हें डेफिनेशन किसी भी स्टैंडर्ड की दे दो, चाहे वो 11th क्लास में दे रखी हो, चाहे वो 9th क्लास में दे रखी हो, चाहे 12th क्लास में दे रखी हो, कहीं भी दे रखी हो, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस होता है द मूवमेंट ऑफ solvent molecule, movement of solvent molecule from a region of from high concentration, ऐसा समझ लो, from a region of high concentration to lower concentration
to lower concentration. Movement of solvent molecule from a region of from high concentration to lower concentration through semi permeable membrane. यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन क्यों होती है, इसकी खास बात क्या है कि ये सोल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर के बीच में हमने क्या लगा दिया है, एक मेम्ब्रेन लगा दी है, ठीक है। इस कंटेनर के बीच में हमने क्या लगा दिया, एक मेम्ब्रेन लगा दी है और उसमें वो कौन सी मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये पास करती है, पास ओनली सोल्वेंट मॉलिक्यूल, ओनली सोल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। सोल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करती है। अब पहले एक चीज समझो आप, सोल्वेंट सोल्यूट ये सब क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक शायद नहीं पता होगा तुम्हें, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। एक सॉल्यूशन कब बनता है, सॉल्यूशन को बनाने के लिए जैसे मैंने क्या बनाया, मैंने लेमन वाटर बनाया, ठीक है। एक सॉल्यूशन बनाया क्या, लेमन वाटर। एक नींबू पानी बनाया। नींबू पानी बनाने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, शुगर की, ठीक है, वाटर की और किसकी, सॉल्ट की। इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट यही है एक लेमन वाटर बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या डलता है लेमन वाटर बनाने में, वाटर। जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम सोल्वेंट। तो क्या बोलते हैं हम, सोल्वेंट। और जो सोल्ट प्लस शुगर है ये क्या है, सोल्यूट। और सोल्यूट मतलब लेसर अमाउंट, जो सॉल्यूशन के अंदर लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, सोल्यूट, ठीक है। तो सोलवेंट और सोल्यूट हम अक्सर ऐसा मानते हैं, ठीक है, कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो सोल्यूट जो होता है वो क्या होता है, उसका साइज कैसा होता है, उसका साइज जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, मोर साइज, ठीक है। साइज कैसा होता है, बड़ा, और इसका साइज कैसा होता है, लेस। इसीलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में केवल सोलवेंट मॉलिक्यूल पास होते हैं, जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल है वो पास नहीं होते। इतनी बात समझ में आई कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सोल्यूट और सोलवेंट से। और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो किसको पास करती है, ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सोलवेंट की कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा, और यहाँ पे सोलवेंट की कंसंट्रेशन कैसी है, कम। दो सॉल्यूशन है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड वाले जो सॉल्यूशन है इसके अंदर सोलवेंट की कंसंट्रेशन कैसी है, कम। तो जो यहाँ पर मॉलिक्यूल पास होंगे, ओनली किसके पास होंगे, सोलवेंट के, ठीक है, सोलवेंट के मॉलिक्यूल पास होंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें, ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस की और डेफिनेशन अगर हम देखते हैं एनसीईआरटी में जो 11th सॉरी जो 9th क्लास में दे रखी है, वो क्या दे रखी है, उसे वो क्या दे रखी है, देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऑस्मोसिस इज द नेट मूवमेंट sorry the osmosis is the net diffusion, लिख रखा है, osmosis is the net diffusion of water यानी कि solvent, water across a semi permeable membrane, across a semi permeable membrane across a semi permeable membrane towards a higher solute concentration, towards a higher solute concentration। अब देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है वो सोलवेंट के टर्म में नहीं, किसके टर्म में दी गई है, सोल्यूट के टर्म में दी गई है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझो आप, क्या कि
एक सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, आपने सुना होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इन दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, हम इनका फर्क समझते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो देखो, डाइल्यूट वर्ड और कंसंट्रेटेड वर्ड जो है ना, ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। या किसी भी दो सॉल्यूशन को जब हम क्या करते हैं, किसी भी दो सॉल्यूशन को हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन के फॉर्म में क्या लिया जाता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड टर्म लिया जाता है। कैसे? इधर देखो आप, जैसे ये एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर सोल्यूट प्रेजेंट है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सोलवेंट प्रेजेंट है। ऐसे ही यहां पर क्या होगा, यहां पर भी सोल्यूट प्रेजेंट होगा और यहां पर भी सोलवेंट प्रेजेंट होगा। तो देखो, अगर खाली एक सोल्यूट, एक सॉल्यूशन की बात करते हैं, हमेशा एक सॉल्यूशन को देखते हैं, सिंगल सॉल्यूशन को देखते हैं और वहां पर बता रहे हैं कि सोल्यूट और सोलवेंट में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन के अंदर, तो हमेशा याद रखना सोलवेंट की कंसंट्रेशन ही ज्यादा होगी, हमेशा। ठीक है, क्योंकि सोलवेंट की डेफिनेशन ही वही है कि जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सोलवेंट होता है। ठीक है, ये हमेशा कब होगा, जब हम सिंगल सॉल्यूशन की बात कर रहे होंगे, किसी का कोई टर्म नहीं होगा, कोई रिलेटिव नहीं कर रहे होंगे सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, दो सॉल्यूशन को कंपैरिजन नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जब हम दो सॉल्यूशन को कंपैरिजन करते हैं तो वहीं पर डाइल्यूट और कंसंट्रेट टर्म आ जाती है। या हम एक्चुअल में क्या मान लेते हैं कि डाइल्यूट क्या है और कंसंट्रेट क्या है, वाटर को एक बेसिक फॉर्म मानकर दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। कैसे? अब देखो, मैं बताता हूं तुम्हें। डाइल्यूट का मतलब है कि यहाँ पर जो सोलवेंट की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर भी ज्यादा है लेकिन इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम है। यहाँ पर मैंने 3 एरो दिखाए हैं और यहाँ पर मैंने 4 एरो दिखाए हैं। इसका मतलब है यहाँ पर सोलवेंट की कंसंट्रेशन इस वाले सोलवेंट के कंपैरिजन में कैसी है, ज्यादा। अगर इसकी ज्यादा है तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी होगी, कम। सोल्यूट की कंसंट्रेशन तो कम ही होती है, लेकिन यहाँ पर इस वाले केस में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी है, इसके केस में यहाँ पर कैसी है, ज्यादा। मतलब ऐसे समझो, इसके यहाँ पर मैंने कितने तीर लगा दिए हैं, ये कितने एरो लगा दिए, 4 एरो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसके कंपैरिजन में यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसके कंपेयर, ये वाला जो ये सोलवेंट तो तब इससे तब भी ज्यादा ही होगा, लेकिन इस वाले सोल्यूट और इस वाले सोल्यूट के टर्म में अगर बात करें तो यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी है, कम, इसके कंपैरिजन में कम है। इसलिए डाइल्यूट का मतलब है यहाँ पर सोलवेंट की कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा। और जब सोलवेंट नहीं दिया गया होता कि सोलवेंट क्या है, तो हमेशा हम मानते हैं कि सोलवेंट क्या है, वाटर। इसीलिए ये क्या बन जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा या सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा। और कंसंट्रेटेड का मतलब जहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, इस वाले सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। डेफिनेशन क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स अ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अगर मैं इन दोनों को ये समझ लो, इन दोनों को किससे कनेक्ट कर देता हूं, इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूं, इन दोनों को मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, ए, ऐसे समझो, इन दोनों को मैं किससे कनेक्ट कर देता हूँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर दिया इसको, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो सोलवेंट है, सोलवेंट किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो इस सोलवेंट, ये सोलवेंट कहाँ मूव करेगा, इधर मूव करेगा। ये सोलवेंट कहाँ मूव करेगा, इधर मूव करेगा। और ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये किसको अलाउ करती है, ओनली सोलवेंट पार्टिकल्स को, सोल्यूट को अलाउ नहीं करती। तो इसे हम एक डेफिनेशन कि इस जो सोलवेंट, सोलवेंट मतलब वाटर का, वाटर का मूवमेंट किधर हो रहा है, टुवर्ड्स हायर सोल्यूट सोल्यूट कंसंट्रेशन। सोल्यूट की कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है ना, सोल्यूट की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है। सोल्यूट की कंसंट्रेशन देखो कितने एरो लगा रखे, 4 और यहाँ पर 3। तो और हम क्या बोल सकते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन क्या है कि मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई कि अब movement of water molecule towards a higher solute concentration
थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये भी डेफिनेशन सही है भाई, कॉन्सेप्ट तो वही समझ में आया ना कि सोलवेंट मतलब वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पर कैसी है, कम, और यहाँ पर ज्यादा। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स ए हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब आई होप तुम्हें ऑस्मोसिस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो देखो, और फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट कर दो, मैं ऑस्मोसिस पे एक डीपली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, इतनी बात समझ में आ गई। अब ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑस्मोसिस क्यों पढ़ा, क्योंकि ऑस्मोसिस के एग्जांपल क्या क्या है, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड most plant cells gain water through osmosis, थ्रू ऑस्मोसिस। और सारे ये जो प्लांट वगैरह है ये वाटर कैसे गेन करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कहां पर होती है, जमीन में ज्यादा होती है, और प्लांट सेल में कैसी होती है, कम होती है। तो वाटर की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से सारा का सारा वाटर का फ्लो कहां से होता है, हाई सेल से लोअर सेल की तरफ, वो सॉरी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को। और अब मैंने तुम्हें ऑस्मोसिस समझा दिया। अब देखो, अगर हम एक सेल को, अब तुमने क्या पढ़ लिया, हायर सोल्यूट सोलवेंट, इन सब चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या, कि अगर हम किसी सेल को, क्वेश्चन देता हूं मैं, कि अगर क्या करते हैं हम, व्हाट विल व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एनिमल सेल और प्लांट सेल in a solution of sugar or salt in water। अगर हम सेल को किसी सॉल्यूशन में रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तीन तीन कंडीशन बनती है। क्या कंडीशन बनती है, एक तो अगर हम किसको रखते हैं, अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं तो क्या होगा। और थर्ड पॉइंट बनता है कि अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं सेल को तो क्या होगा। अच्छा, अब ये बताता हूँ कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या 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 होते हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं, इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कैसी होती है, वाटर की कंसंट्रेशन हाई होती है, उसे बोलते हैं हाइपो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कैसी होती है, सेल के अंदर जितना वाटर है उसके इक्वल होती है। वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है, वाटर कंसंट्रेशन कैसी है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ज्यादा, ज्यादा है, ठीक है। वाटर कंसंट्रेशन कैसी है, सेम कंपेयर टू सेल की कंपैरिजन में, ठीक है। और ये हाइपरटोनिक, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कैसी होती है, वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है, कंपेयर टू सेल। अब हमने एक सेल लिया और सेल को किसके अंदर रख दिया, समझे
देखो एक सेल लिया हमने, ये हमारे पास सेल है और ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा, और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है, कम, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये सेल है और H2 की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है, सेम, इक्वल है मतलब, ठीक है। इन दोनों की कंसंट्रेशन कैसी है, सेम, वाटर कंसंट्रेशन कैसी होगी, सेम। और यहाँ पर ये थर्ड सेल जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सेल है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कैसी होती है, ज्यादा, ठीक है, सेल के अंदर, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर इस सेल के कंपैरिजन में H2 की कंसंट्रेशन कैसी होती है, कम। तो अब होगा क्या, अगर हम किसी सेल को, जैसे ये सेल है और इसमें हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, तो वाटर क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करेगा, ठीक है। तो मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगी, सेल इज स्वेल, सेल इज स्वेल, सेल फूल जाएगी, वाटर किसके अंदर चला जाएगा सारा का सारा, थ्रू ऑस्मोसिस या थ्रू डिफ्यूजन, सॉरी ऑस्मोसिस नहीं, डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को वाटर मूव करेगा, जिससे क्या सेल हो जाएगी, रिजल्ट क्या होगा इसका, रिजल्ट क्या होगा इसका, रिजल्ट क्या होगा कि सेल इज स्वेल। यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन, वाटर का मूवमेंट तो होगा, लेकिन जितना वाटर गया उतना ही वाटर आ गया वापस, जितना वाटर गया उतना ही वाटर आ गया, वाटर का नेट मूवमेंट कैसा है, जीरो। नेट वाटर मूवमेंट कैसा है, नेट वाटर मूवमेंट इज जीरो, इज जीरो। तो नेट मूवमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो। अब थर्ड केस में क्या होगा, वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, तो सेल से वाटर किधर मूव करेगा, सॉल्यूशन की तरफ को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा कि सेल क्या कर जाएगी, सेल विल श्रिंक, सेल क्या कर जाएगी, यहाँ पे श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और इसमें सेल क्या कर जाती है, स्वेल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें वाटर कंसंट्रेशन सेल और सॉल्यूशन के अंदर दोनों कैसी होती है, सेम, और यहाँ पे नेट मूवमेंट कैसा होता है, जीरो, ठीक है। तो कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वाटर कंसंट्रेशन कैसी होती है, ज्यादा होती है सेल के अंदर, और सॉल्यूशन के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कैसी होती है, कम। तो सारा का सारा वाटर सेल के अंदर से निकल के किधर की तरफ को मूव करता है, सॉल्यूशन की तरफ को, और सेल क्या हो जाती है, श्रिंक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक टर्म आता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, देखो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और प्लस लिपिड से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड से। अगर लिपिड से मिलकर बनी है, लिपिड मतलब फैट मॉलिक्यूल, ठीक है, तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से जो आउटर फूड है वो सेल मेम्ब्रेन से क्या, सेल मेम्ब्रेन क्या कर देती है, एनगल्फ। कुछ एनिमल्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्या करते हैं, फूड को एनगल्फ करते हैं, जैसे अमीबा में, तो उसे क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूं, द फ्लेक्सिबिलिटी, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, the flexibility of cell membrane also enable, the flexibility of cell membrane also enable, also enable the cell to engulf in food and other material, and other material from its external environment, from its external environment, from its external environment. Such process are known as endocytosis, are known as endocytosis, एंडोसाइटोसिस, ठीक है।
और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल अमीबा। जैसे अमीबा है, अपना फूड कैसे करता है, अमीबा रिक्वायर इट्स फूड, रिक्वायर इट्स फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस, थ्रू एंडोसाइटोसिस, यही प्रोसेस होता है इसका, थ्रू एंडोसाइटोसिस, यही प्रोसेस होता है इसका, जो क्या है फूड एल्गल करने का, फूड को प्राप्त करने का, फूड को अडेप्ट करने का प्रोसेस क्या है अमीबा का, यही कि अमीबा की, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, और अमीबा के पास कोई फूड आया, फूड मतलब कोई छोटा एनिमल्स आया, ठीक है, कोई माइक्रोब आया, तो इसके चारों तरफ ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है और उसके चारों तरफ अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेर लेता है, ऐसे करके इसको घेर लेगा चारों तरफ से, और फिर इसके अंदर ये क्या कर लेगा, अपने आप को क्या कर, इसके जो माइक्रोब है इसको क्या कर लेगा, एनगल्फ कर देगा अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो इसका अमीबा का एग्जांपल ये क्या है, एंडोसाइटोसिस। अब हम पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में बताया मैंने, जितना भी जिसमें सेल कंटेंट मतलब सेल ऑर्गेनेल्स पड़े होते हैं, लिक्विड कंटेंट जो होता है, मैंने क्या बताया था, देखो ये क्या है, ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी क्या है हमारा एक, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स हम आगे पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल वगैरह, वे सब कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का पता चल गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पता चल गया, न्यूक्लियस का पता चल गया। अब हम थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले समझो, ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल आउटरमोस्ट कवरिंग सेल है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हम पढ़ते हैं आउटरमोस्ट कवरिंग जो सेल होती है, वो आउटरमोस्ट कवरिंग क्या होती है, एक होती है सेल वॉल, जो किसमें पाई जाती है, ओनली प्लांट सेल में, ठीक है। तो हम अब हेडिंग डालेंगे क्या, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, प्लांट सेल, वो सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। सेल वॉल किस किस में पाई जाती है, ठीक है, सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में और फंजाई में, ठीक है, ये फंजाई क्या होती है, और प्लांट सेल में, फंजाई में और बैक्टीरिया में पाई जाती है, ठीक है। इनमें सब में क्या हो जाती है, सेल वॉल। सेल वॉल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, जैसे ये सेल है, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर भी एक लेयरिंग होती है, ठीक है, जो किसमें प्रेजेंट होती है, ओनली एनिमल सेल में, सॉरी प्लांट सेल में, किसमें प्रेजेंट होती है, ये प्लांट सेल में, जिसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होती है, रिजिड आउटर कवरिंग, रिजिड आउटर कवरिंग। देखो प्लांट सेल क्या होते हैं, प्लांट सेल मूव नहीं कर सकते ना, प्लांट सेल मूव नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने इन्हें एक अलग से लेयर दी, जो क्या होती है, सेल वॉल, जो अलग से एक लेयर होती है, एनिमल सेल से अलग एक एक्सटर्नल लेयर होती है, जो अच्छी खासी रिजिड होती है, और जिनका फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल का फंक्शन, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, तो इसका फंक्शन क्या क्या होता है, देखो फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसका क्या है, मेन फंक्शन इसका क्या है, प्रोटेक्शन का, मेन फंक्शन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है, ये जो सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, प्लांट सेल वॉल मिलकर बनी होती है सेल वॉल से, सॉरी सेलुलोज से, ठीक है। प्लांट सेल की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। फंजाई की किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। ये तुम अभी पढ़ोगे जब 11th क्लास में जाओगे, अभी तो प्लांट सेल के बारे में समझो, सेल वॉल होती है, किससे मिलकर बनी होती है, सेल वॉल से, जो रिजिड आउटर कवरिंग होती है, और मेन फंक्शन क्या क्या होता है इसका, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है, जब प्लांट सेल क्या कर लेती है, वाटर गेन कर लेती है ज्यादा, जिसकी वजह से जो वाटर है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है अगेंस्ट सेल वॉल, तो सेल वॉल को ब्रस्ट होने से क्या करती है, बचाती है, ठीक है। दूसरा काम, तो व्हेन सेल,
when cell take up water, when cell take up water by osmosis, by osmosis cell swell, cell क्या करेगी, swell and build up pressure against swollen and cell swell and build a pressure against, build a pressure against swollen cell. अच्छी, तो देखो इसके मेन फंक्शन पता चल गया क्या क्या है, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज क्या होती है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल का मतलब क्या है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल या प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस किसको बोलते हैं, देखो जब जब सेल क्या करती है, वाटर को लूज करती है, जैसे सेल क्या करेगी, वाटर को लूज करेगी। ये क्या है, ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे सेल वाटर को लूज करती है ना, प्लांट सेल, प्लांट सेल वाटर को लूज करती है, प्लांट सेल वाटर को लूज करती है ना, वाटर को लूज करेगी, तो लूज करने पे क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सेल वॉल श्रिंक नहीं होगी, सेल वॉल कैसी होती है, हार्ड और रिजिड, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस सेल, जो सेल वॉल है वो एक प्लांट सेल को क्या करती है, उसका सेल जो शेप है वो भी क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसे क्या हम लिख सकते हैं, water loses by water loses by plant cell, by plant cell by osmosis, by osmosis there is shrinkage, there is shrinkage or contraction of the content of the cell, of the content of the cell away from cell wall, away from cell wall. This phenomena is known as, this phenomenon is known as प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस कब होगा, प्लाज्मोलाइसिस कब होगा, जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे या आइसोटोनिक में डालेंगे या फिर हाइप